तो वेलकम सभी को मेरी तरफ से। मेरा नाम है आशीष माइती और आज हम एक बहुत एक्साइटिंग टॉपिक के साथ हैं कि हम कैसे करके बोर्ड एग्जाम्स में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। तो देखिए ये बेसिकली सीबीएसई वालों के लिए ये रहेगा, ठीक है। बेसिकली ये जो जितने भी स्टेप्स मैं बताऊंगा वो किसके लिए रहेगा, सीबीएसई के लिए रहेगा, वो भी क्लास 10th एंड 12th के लिए। बाकी क्लासेस वाले भी इनको फॉलो कर सकते हैं, बट अगर क्लास 10th और 12th वाले अगर इनको फॉलो कर लिए तो ये बहुत ज़्यादा उनको हेल्प करने वाला है। तो इसके मैं 5 पॉइंट्स बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे जो पहला जो पॉइंट है वो क्या है, एनसीईआरटी, ठीक है। मतलब आप भले ही कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, है ना, चाहे आप सोशल पढ़ रहे हो, चाहे आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, चाहे आप मैथ्स के क्वेश्चंस लगा रहे हो, चाहे आप साइंस पढ़ रहे हो और आप बाकी भी राइटर्स की भी बुक पढ़ रहे हो, उससे भी कोई भी दिक्कत नहीं है। बट आपको एनसीईआरटी को स्किप नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि जितने भी सीबीएसई बोर्ड के जो भी क्वेश्चंस बनने वाले हैं वो एनसीईआरटी बेस पे ही बनने वाले हैं। आपके कोई और राइटर के बुक के बेस पे बोर्ड जो है वो क्वेश्चंस डिसाइड नहीं करती है। वो किस पे डिसाइड करती है? आपके एनसीईआरटी में के बेस पे ही आपके जो बोर्ड के जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उनको डिसाइड किया जाता है। तो जो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट जो थिंग है वो क्या है कि आपको एनसीईआरटी को 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार आप जितने बार ही पढ़ लो उतना ही कम है, ठीक है। और तो इसके बाद हम चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। तो पॉइंट नंबर 2 क्या है कि आपको रेगुलर रहना है। क्या रहना है? रेगुलर, ठीक है। यानी कि आप सिर्फ एग्जाम के 2 दिन पहले आप अगर पढ़ाई चालू करोगे या फिर 1 मंथ पहले अगर आप पढ़ाई चालू करोगे तो मे बी पॉसिबल कि आप उतना अच्छा स्कोर ना कर पाओ, या फिर अगर आप स्कोर करने का भी सोच रहे हो तो आपकी सिलेबस जो है वो पूरी कंप्लीट नहीं हो पाए और आपको रिवीजन करने का भी टाइम ही आपको ना मिल पाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि रेगुलर बेस पे आपको एक पढ़ाई बना करके चलनी है। जैसे अभी मान लीजिए कि जुलाई चल रहा है, जुलाई का लास्ट वीक है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा कि हमारे जो बोर्ड्स जो मेनली जो होते हैं वो कब कब होते हैं, मार्च में होते हैं। बट इस साल तो टर्म 1 एंड टर्म 2 कर दिया गया है, जिसका कि मैंने एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बनाया है, आप लिंक में जा करके देख सकते हैं उन वीडियोस को। तो अब रेगुलर का मतलब ये है कि आपको एकदम कंसिस्टेंट रहना है। अगर आप जुलाई से ही पढ़ाई चालू कर रहे हैं तो आपको भले ही आप डेली 2 घंटे 4 घंटे ही अगर आप एक एक सब्जेक्ट को दे रहे हैं, मान लीजिए कि टोटल आपका शेड्यूलिंग ऐसा है कि आप 5 घंटे ही पढ़ सकते हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं पढ़ सकते, और टोटल 5 सब्जेक्ट हैं। तो आप देख लीजिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट ज़्यादा आपको वीक लग रहे हैं, तो उन सब्जेक्ट को आप शुरू से ही रेगुलरली ही आप पढ़ना चालू कर लीजिए। तो रेगुलर रहना है, ये तो सेकंड पॉइंट हो गया। जो आपका थर्ड पॉइंट है, जो 90% जो बच्चे जो स्किप करते हैं, और वो है रिवीजन, ठीक है। हमको मानना पड़ेगा कि हम इंसान हैं, हमसे गलतियां होती हैं, और उसके साथ साथ क्या होता है कि जो हम पढ़ लेते हैं, जरूरी नहीं कि आज हम पढ़े हैं तो 2 दिन बाद अगर याद है तो वो 2 महीने बाद या 3-4 महीने बाद भी हमको वैसे ही याद रहेगा। तो उसको याद रखने के लिए ही हमको क्या करना पड़ता है, प्रॉपर टाइम पे रिवीजन करना पड़ता है। जो फर्स्ट जो आपको रिवीजन करना है वो कितने घंटे में करना है? 24 घंटे में, 24 आवर्स। 7 जो करना है 72 घंटे में, या फिर 72 आवर्स, है ना। उसके बाद वाला जो है वो कम से कम 1 वीक के, है ना, 1 वीक के अंदर में आपको कर ही लेना है, ठीक है। तो अगर इस टाइप के अगर 3 रिविजन्स आप कर लिए, और एक तो एग्जाम से जस्ट पहले हम लोग करते ही हैं, है ना। तो अगर ये सारी चीज़ों को अगर आप कर लिए ना तो आपको एक बार जो चीज़ रिवाइज हो गया वो चीज़, या फिर उसके अंदर का टॉपिक का अगर कुछ भी एग्जाम में अगर पूछता है तो 90% चांस है कि आप उसको अच्छा से सही कर देंगे। बट वहीं अगर कोई ऐसा लड़का है जो कि पढ़ा तो पूरा है, सिलेबस भी पूरा कंप्लीट किया है, प्रैक्टिस भी हो गया है, बट वो रिवीजन करना भूल गया है टाइम पे, तो उसका क्या होगा कि स्कोर अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है, रिवीजन करना आपको बहुत ज़्यादा, ठीक है। जो फोर्थ पॉइंट है वो क्या करना है, एक प्रॉपर टाइम टेबल मेंटेन करनी है। जैसे इस पॉइंट को मैं पहले भी ये रेगुलर वाले में डिस्कस कर चुका हूँ। तो प्रॉपर देखिए, टाइम टेबल का मतलब मेरा ये नहीं है कि आपको सुबह 6 बजे उठ के चाय पीना है, फिर 6:30 बजे उठ के नाश्ता करना है। मैं उस टाइम टेबल की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ऐसे टाइम टेबल की बात कर रहा हूँ कि आपकी स्टडी का भी एक टाइम टेबल होना चाहिए, ठीक है। टाइम टेबल ऑफ योर स्टडी, ठीक है। मतलब अगर आप 5 घंटे बैठ रहे हैं और अगर आपको मैथ्स ज़्यादा वीक है तो आपको उसको 2 घंटे देना चाहिए,
ठीक है। अगर आपसे इंग्लिश बन जा रहा है तो उसको आप आधे घंटे भी रोज करो तो भी वो ज़्यादा सेक्रीफाइस नहीं करेगा। अगर आपको सोशल में वीकनेस आ रहा है तो आप उसको 15 मिनट पढ़ के तो नहीं निकाल सकते ना, कम से कम आपको सोशल के लिए 1 घंटा देने ही पड़ेंगे। तो इस टाइप का ना क्या करो कि एक शेड्यूल बना लो, ठीक है, एक वीकली बेसिस पे कि हाँ मेरे को आज मंडे को इन सब्जेक्ट को जैसे फॉर एग्जांपल कि मंडे को मैं मैथ्स के साथ सोशल का कॉम्बिनेशन रखूंगा और थोड़ा सा लास्ट टाइम जब पढ़ने का मन नहीं करेगा तो हिंदी भी पढ़ लूंगा, ठीक है। तो इस टाइप का आप क्या करो कि आपको जो सुटेबल हो, कि देखो हम लोग एक टाइम टेबल हम इसलिए बना के आपको नहीं दे सकते क्योंकि मे बी पॉसिबल कि अगर मैं जो टाइम टेबल बना के दूं वो आपको सूट ना करे। क्यों नहीं करे? क्योंकि सभी बच्चों को एक जैसा प्रॉब्लम नहीं होता है। बहुत लोगों को साइंस में बायो में प्रॉब्लम होता है, बहुत लोगों को फिजिक्स में प्रॉब्लम होता है, बहुत लोगों को मैथ्स के ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम होता है, बहुत लोगों को पॉलिनोमियल में प्रॉब्लम होता है, बहुत लोगों को ज्योग्राफी में प्रॉब्लम होता है, बहुत को सिविक्स में होता है, बहुत को इंग्लिश में होता है, बहुत को हिंदी में होता है। तो ये चीज़ आपके ऊपर है कि आप कौन से सब्जेक्ट को किस तरीके का आपको टाइम देना है, ये आपको खुद को डिसाइड करना है। कोई भी टीचर या कोई भी पेरेंट्स आपको ये चीज़ बता नहीं सकते आकर के, ठीक है, कि बेटा आपको इस सब्जेक्ट को इतना टाइम देना है। वो आपको सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा कि हाँ मैं इस सब्जेक्ट में वीक हूँ, मेरे से मैथ्स नहीं बन रहा है तो मेरे को इस पर ज़्यादा फोकस करना है, मेरे को इस पर ज़्यादा टाइम देना है। या फिर मेरे को अगर क्लास 11th में हूँ मैं, मेरे से अकाउंट्स नहीं बन रहा है तो मेरे को अकाउंट्स को मेरे को ज़्यादा टाइम देना है, ना कि बीएसटी को। अगर मेरे से अकाउंट्स बहुत अच्छा बन रहा है बट बीएसटी कुछ नहीं समझ में आ रहा है, मतलब थ्योरी बन ही नहीं रही है मेरे से, तो मेरे को उसको क्या करना है, टाइम देना है, उसके डेफिनेशंस याद करने हैं, उसके जो प्रैक्टिस जो लास्ट ईयर पेपर्स हैं वो सब करने हैं। तो इसी के साथ साथ हम 5th पॉइंट पे तो मैंने अभी जस्ट बोल ही दिया कि प्रैक्टिस लास्ट ईयर पेपर्स, ठीक है। तो देखिए ये लास्ट पॉइंट है बट इसको लीस्ट समझने की गलती नहीं करनी चाहिए, है ना। अब इसमें क्या है ना कि बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर लास्ट ईयर बोले मतलब सिर्फ लास्ट ईयर गया या फिर 20 साल पुराना भी पेपर। नहीं, आपको क्या करना है कि पास्ट 5 ईयर्स, ठीक है, ठीक, कम से कम जो लास्ट 5 साल के जो पेपर्स हैं वो आपसे बनने चाहिए, ठीक। अब बहुत लोग का ये भी थोड़ा सा डिबेट हो जाएगा कि सर लास्ट ईयर तो पेपर हुए ही नहीं, मतलब लास्ट जो 2020 में 10th के तो जनरल प्रमोशन हो गए, तो अगर 10th का इस साल का नहीं हो पाया तो उसके पहले के 5 साल के तो होंगे, है ना पेपर, ठीक। आपको मार्केट में या फिर इंटरनेट में बहुत इजीली अवेलेबल होगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं जो प्रीवियस पेपर्स हैं वो सब डिस्कस करूं तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा एक बार, ठीक है। तो देखिए आपको क्या करना है कि जो 5 ईयर लास्ट पेपर्स हैं उनको सॉल्व करना है। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग पूरा सिलेबस भी कर लिए, आपने एनसीईआरटी भी सॉल्व कर लिया, आपने रिवीजन भी कर लिया, आप रेगुलर भी हैं, टाइम टेबल भी अच्छे से आप फॉलो कर रहे हैं, बट अगर आप लास्ट ईयर पेपर्स अगर आपने सॉल्व नहीं किया है तो फिर उसमें क्या होगा कि आपको जो क्वेश्चंस का जो पैटर्न है, ठीक है, जो क्वेश्चन के एक बोलते हैं ना फ्लेवर, अब मान लीजिए कि किसी ने चॉकलेट फ्लेवर का आइसक्रीम खाया ही नहीं है तो उसको कैसे पता रहेगा कि चॉकलेट फ्लेवर का आइसक्रीम कैसा लगता है, वो तो वनीला ही खाता रह जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ता है ना, एक थोड़ा सा माइंडसेट बनाने के लिए हमको प्रीवियस ईयर के पेपर्स बिल्कुल सॉल्व करने चाहिए। और ये पॉइंट तो खैर सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी वैलिड है, खैर उस पर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। हम लोग अभी तो बोर्ड एग्जाम्स वाले जो तरीके हैं उनमें डिस्कस कर रहे हैं। और देखिए अब आपको क्या करना है कि जो पेपर्स भी जो सॉल्व करने हैं ये ऐसे नहीं कि बस शॉर्ट में सॉल्व करके चले गए, ठीक है, आपको फुल डिटेल में जाना है। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और बोर्ड एग्जाम्स में इसी चीज़ का फर्क होता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मान लीजिए कि ऑप्शन है ABCD या फिर बोल लूँ कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में और डिटेल आंसर राइटिंग में इतना ही फर्क होता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बस आपके जो मेन जो आंसर्स होंगे उसी से बस लेना देना होगा। जैसे मान लीजिए कि ABCD है, ठीक है, तो अगर आपका ऑप्शन A को आपने टिक कर दिया है, भले आपको इसका अंदर का डिटेल नहीं मालूम है, फिर भी अगर ये सही है तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। बट अगर बोर्ड एग्जाम्स जब लिखने की बात आती है, जैसे टर्म 2 आप लोगों को सबको पता ही है कि वो लिखने वाला ही रहेगा, और टर्म 1 जो मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चंस हैं वो पहले जैसे कि मैथ्स के कोई क्वेश्चन है मान लीजिए, ठीक है, तो आप डायरेक्टली देख करके आप आंसर तो नहीं बता सकते हो ना, कुछ क्वेश्चंस होंगे ऐसे, ठीक है, कि सिमिलर ट्रायंगल्स कौन सा ये सब, तो वो सब तो आप जज कर सकते हो। लेकिन मान लीजिए कि कुछ ट्रिग्नोमेट्री के कोई लंबे कुछ क्वेश्चन दे दिए तो उसको आपको पहले सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इसको टिक मार्क कर सकोगे या फिर जो सर्कल है उसको आप फिल कर सकोगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसी के लिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स बिल्कुल सॉल्व करने हैं, सिलेबस
बोलते हैं हल्का फुल्का ट्विस्ट होता है, बट जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस जैसे थियोरम्स इम्पोर्टेंट है तो है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से जो रेशियोस वाले हैं वो इम्पोर्टेंट है तो है, ठीक है। सरफेस एरिया वॉल्यूम से सिलेंडर, कोन, फ्रस्टम, ये सब, फ्रस्टम तो नहीं आया था खैर लास्ट ईयर, सिलेंडर, कोन इम्पॉर्टेंट है तो वो है, ठीक है। तो कुछ कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं ना जो कि आपको ज़रूर उससे अगर आप एक बार रेफरेंस ले लेंगे ना तो आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी उससे, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपके थोड़े तो काम ज़रूर ही आएगा ये वीडियो, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने जो फ्रेंड्स जो भी 10th 12th का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर 9th में है, अभी 8th में है, बाद में बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं, उनके साथ प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और जिन्होंने भी मेरे चैनल को लाइक किया है और सब्सक्राइब किया है और चैनल को इतना प्यार दिखाया है उनको मैं सभी को तहे दिल से बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और मैं आगे भी कोशिश करूँगा, अभी शेड्यूल थोड़ा सा बिजी है इसलिए मैं रेगुलरली वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन मैं आगे कोशिश करूँगा कि जितने हेल्पफुल वीडियो हो सकें उतने ज़्यादा से ज़्यादा मैं हेल्पफुल वीडियोस दूँ ताकि स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट हो पाए। और इसके साथ साथ अगर आपको कोई भी टॉपिक में अगर आपको वीडियो चाहिए तो नीचे प्लीज़ कमेंट करके बताइए ताकि मैं उससे रेफरेंस लेकर के उस पर डिटेल रिसर्च करके आपको मैं अच्छे से उसके बारे में वीडियो बता दूं। और ये जो सारे जो पॉइंट्स है ये सारे के सारे वैलिड पॉइंट्स हैं, आप चाहें तो अपने किसी टीचर्स से भी बात कर सकते हैं कि एक आशीष सर है वो ऐसे सब पॉइंट्स बताए हैं तो सर बताइए कि ये चीज़ सही है या गलत है, ठीक है। तो मैं इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू।